हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना तैयारी एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं, है ना। 4 लेक्चर में से जिसमें सबसे पहला जो लेक्चर था हम लोगों का वो इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का। उसमें हमने सिलेबस जाना था, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को जाना था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जो 3 लेक्चर किया उसमें अपने एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और चैप्टर का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, भौतिक रसायन के अंतर्गत है ना। और भौतिक रसायन का पहला अध्याय ही है क्या, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था ठोस के गुण के ऊपर कि आखिर में जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उसमें क्या क्या गुण होता है ना, क्या क्या चीजें होती हैं, या ठोस की विशेषताएं क्या क्या होती है। सारी बातों को हमने कवर कर लिया था। तो आज जो हम मेनली बात करेंगे वो बात करेंगे क्या, आज बात करेंगे हम ठोस का वर्गीकरण, है ना। ठीक है ना, ठोस के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया और किस आधार पे बांटा गया। ठीक है ना। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का अगर नाम लिखना चाहें तो हम अध्याय का नाम अगर लिखें तो हमारा जो अध्याय चल रहा था उसका नाम था ठोस अवस्था। क्या नाम था बाबू अध्याय का, ठोस अवस्था। चीजों को आराम से समझते चलिएगा। ठोस अवस्था, यही चल रहा था हम लोग का चैप्टर, जिसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है जी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। और आज जो मेनली इसमें हम बात करने वाले हैं वो बात करने हैं वाले हैं ठोस का वर्गीकरण। आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, आज का जो टॉपिक रहने वाला क्या रहेगा, ठोस का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोस का वर्गीकरण। ठीक है। तो आखिर में ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया, ठीक है ना। हम आज यही पढ़ने वाले हैं कि ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो अगर ठोस के बारे में बात किया जाए तो देखिए, अगर कोई भी चीज को बांटा जाता है, कोई भी चीज को अगर बांटा जाता है तो बांटने का कुछ आधार होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग को बांटना चाहें, हम आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग को अगर मान ले एक क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, उन स्टूडेंट को अगर हम बांटना चाहें तो किसके आधार पर बांटेंगे, उनके हाइट के आधार पर बांट सकते हैं, या तो उनके रंग के आधार पर बांट सकते हैं, या तो उनके नॉलेज के आधार पर बांट सकते हैं। बहुत पैरामीटर है बांटने का, है कि नहीं बात। उसी प्रकार से जब ठोस को बांटा गया तो किसके आधार पर बांटा गया, किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो ठोस का जो वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, है ना। कि जो ठोस के अंदर जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, हम पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, अवयवी कण होते हैं। और अवयवी कण का मतलब 3 चीज समझना है, या तो अणु, या तो परमाणु, या फिर आयन। हम लिख भी देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनके व्यवस्था के आधार पर बांटा गया ठोस को यहाँ पे, है ना। और कितने वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में। तो हम जो पढ़ने वाले हैं किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं, ठोस का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, लेकिन किसके आधार पर, हम पढ़ेंगे अवयवी कणों की, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, किसके आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो ठोस को बांटा गया है वो कितने वर्गों में बांटा गया है बाबू। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो ठोस को बांटा गया है वो मुख्यतः क्या वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। क्या वर्गों में, 2 वर्गों में। तो क्या लिखेंगे, अवयवी कणों की
कणों की व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था के आधार पर है ना, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, क्या वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में बांटा गया है। अच्छा, कौन कौन सा है भाई? कौन कौन सा वर्ग है में बांटा गया है? तो जिसमें से जो सबसे पहला है ना, सबसे पहला है उसको बोला गया क्रिस्टलीय ठोस। पहला जो था उसको क्या बोला गया? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं उसको, क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन। चल छोड़ दीजिए, इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, है ना। यहीं पे लिख देता है, थोड़ा सा स्पेस बचेगा अपना। और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको एमोर्फस भी कहा जाता है ना। क्लियर है? तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो ठोस थे उनको दो वर्गों में बांटा गया। ठीक है ना, एक है क्रिस्टलीय ठोस और एक है अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है? हमको यही दोनों के बारे में जानना है और पूरा ढंग से जानना है। ठीक है जी। तो अगर सबसे पहला को अगर हम उठाएं, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करें कि आखिर में क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, किसको बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस, तो समझते हैं इसको। क्रिस्टलीय ठोस को अगर उठा लिया जाए, किसको बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस? तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अगर बात करें तो सिंपल बात क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अगर बात करें तो क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी सॉलिड है, उसको क्रिस्टलीय ठोस पे कब गिना जाएगा, कब वो क्रिस्टलीय ठोस बनेगा? तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का एक खास व्यवस्था ही है ना, खास मतलब ये है, यहाँ पे देखिए जो भी ठोस को बांटा गया है वो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है ना। तो हमको क्रिस्टलीय ठोस में मेनली देखना क्या है? कणों की व्यवस्था। जो अवयवी कण है उसकी व्यवस्था देखेंगे, है ना। तो जब क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था देखा गया तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था क्या मिला? क्या मिला? एक निश्चित दिखाई दिया, मतलब एक अवयवी कण जो थे ना एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित है। समझ में आ रहा है चीजें? क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में जब अवयवी कणों की व्यवस्था देखा गया है ना, उसके अंदर जब देखा गया माइक्रोस्कोप से, तो देखा क्या गया कि उसके अंदर जो भी अवयवी कण है वो एक फिक्स पैटर्न में है। मतलब क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो है वो क्या है? निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अगर बात किया जाए, जैसे हम डायग्राम नीचे बना देंगे, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात किया जाए तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण की जो व्यवस्था था कुछ ऐसा देखा गया। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्रिस्टलीय ठोस है, कहाँ बना दे? नीचे डायग्राम बना दे, ऊपर डिफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, तो डायग्राम नीचे बना देंगे, पहले इसका लिख देते हैं डिफिनेशन ही। तो क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है बेसिकली, तो क्या बोलेंगे कि वैसा ठोस, क्या बोलेंगे? वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण अवयवी कण है ना, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में है ना, या वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है।
उसे, है ना, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। सिंपल बात, क्या बोल देंगे कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है। मतलब जो भी अवयवी कण होंगे वो निश्चित ऑर्डर में व्यवस्थित होंगे, किसके अंदर, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। जैसे अगर बात करें, जैसे डायग्राम अगर बना ले, डायग्राम कैसे होगा जी, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, यहाँ पे डायग्राम बना, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है ना, मान लीजिए एक क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब कणों की व्यवस्था को देखा गया, ये क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो इसके अंदर जब कणों की व्यवस्था को देखा गया तो इसके अंदर जो अवयवी कण थे एक निश्चित ऑर्डर में थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ कणों की व्यवस्था मान लीजिए ऐसे इसके अंदर, तो एक निश्चित ऑर्डर में है। समझ में आ रहा है, चीजें दिख रही है ना, देखिए एक फिक्स ऑर्डर में है, जैसे तैसे व्यवस्थित नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए हम देखें इस साइड से, अगर देखें यहां से, अगर देखें यहां से अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो जो स्ट्रेट लाइन है इस सीधी रेखा जो है वो सब गोला के केंद्र से पास करेगा, कर रहा है ना। मतलब यहाँ पे कणों की व्यवस्था निश्चित है। समझ में आ रहा है चीज है। या फिर अगर यहाँ से हम यहाँ से अगर खींचे, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन खींचे तो यहाँ पर भी इस लाइन में जितने भी गोले हैं उस सभी गोले के केंद्र से लाइन पास कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी अरेंजमेंट क्या है, निश्चित है। अगर कण अगर जैसे तैसे होते कोई फिक्स्ड ऑर्डर में ना होते तो क्या होता, अगर यहाँ से कोई लाइन खींचते तो जो लाइन है वो सबके केंद्र से पास नहीं होता, होता क्या, नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पास हो रहा है केंद्र से, दैट मीन्स ये कि क्या है ना, यहाँ पे जो कणों की व्यवस्था है वो निश्चित है। कोई दिक्कत है क्या। तो अगर कणों की व्यवस्था निश्चित हो तो उस प्रकार के ठोस को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है। अच्छा, इसका अगर उदाहरण देखा जाए कि आखिर में कौन कौन से ऐसे ठोस हैं जो क्रिस्टलीय हैं, है ना, क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन से ठोस आते हैं, कौन है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस में सबसे पहला अगर बात करें तो हीरा, हीरा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो हीरा जो है ना, हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है। हीरा क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। अच्छा, हीरा के अलावा क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज भी जो है ना वो भी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्वार्ट्ज, है ना। क्वार्ट्ज के अलावा हीरा है, क्वार्ट्ज है, इसके अलावा जितनी भी धातुएं हैं जैसे कि सोना, सोना जिसको क्या बोलते हैं Au, है ना, चांदी इसको बोलते हैं Ag, है ना, है ना, सोना चांदी। इसके अलावा नमक जो होता है, नमक जो खाते हैं हम लोग, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है। इसके अलावा चीनी जो हम लोग खाते हैं, चीनी, चीनी इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, पढ़े आप लोग, चीनी का सूत्र पढ़े हैं ना आप लोग, C12H22O11। तो ये भी क्रिस्टलीय ठोस है, चीनी जो हम लोग खाते हैं, है ना। चीनी के अलावा अगर बर्फ के बारे में बात करें, बर्फ, पानी का जो बर्फ होता है ये भी क्रिस्टलीय ठोस है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, जितनी भी हम चीजें लिखे हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी चीजें क्रिस्टलीय ठोस में आती है। क्यों आती है क्रिस्टलीय ठोस में, क्योंकि इन सभी के अंदर कणों की जो व्यवस्था होती है, अवयवी कण का जो व्यवस्था होता है वो निश्चित होता है। मतलब इन सबके अवयवी कण एक निश्चित ऑर्डर में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, है ना, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसके वजह से इन सब ठोस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम बार बार शब्द यूज कर रहे हैं अवयवी कण, अवयवी कण यहाँ पर भी यूज हुआ है। तो अवयवी कण का मतलब आपको समझ में भी आना चाहिए। तो अगर कभी भी हम अवयवी कण बोले, हम लिख देते हैं इस चीज को, आप लोग भूलिएगा नहीं, अगर कभी भी हम क्या बोले अवयवी कण, हालांकि कलम ये बात को शायद लिखे थे, अवयवी कण अगर कभी भी बोले हम, तो अवयवी कण का मतलब क्या समझना है, अवयवी कण का मतलब आपको समझना है, अवयवी कण का मतलब या तो परमाणु, या तो परमाणु, या फिर अणु, या फिर आयन, है ना, परमाणु, अणु या आयन, ठीक है ना, यही है अवयवी कण। तो अवयवी कण जैसे ही बोले तो समझ जाना है कि या तो परमाणु का बात चल रहा है,
या अणु का बात चल रहा है या फिर कोई आयन का बात चल रहा है, ठीक है ना। अवयवीकरण मतलब, आप ये बात को याद रखिएगा, हम इसको लिख भी दिए बढ़िया से एकदम। अच्छा, अब अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताओं के बारे में बात करें या क्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में, देखिए गुण पूछेगा तब भी वही है, विशेषता पूछेगा तब भी वही है, ठीक है। तो अगर क्रिस्टलीय ठोस के गुण या फिर विशेषता के ऊपर बात करें तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो हम जो अब अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टलीय ठोस की गुण या विशेषता। है ना, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा चीज है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले क्रिस्टलीय ठोस के गुण, या तो गुण बोलेगा तब भी यही है, विशेषता बोलेगा तब भी यही है। अब आराम से समझते चलेंगे एक एक चीज को, आराम से समझिएगा, आपको कभी कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। सबसे पहला अगर पूछें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस में उसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है, फिक्स ऑर्डर में होता है, ऐसा नहीं जैसे तैसे बिखरा पड़ा है, नहीं। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण ऐसे नहीं होंगे, उसमें एक फिक्स्ड पैटर्न चलता है अवयवी कणों का, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए एक फिक्स पैटर्न चल रहा है कि क्या हो रहा है, सब एक ही लाइन में है गोले, देखिए एक ही लाइन में इधर से भी और चाहे आप इधर से भी, अगर वर्टिकल भी देखेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल भी एक ही लाइन में है और वर्टिकल भी देखेंगे तो सब गोले क्या है, एक ही लाइन में है। देखिए एक ही लाइन में, थोड़ा सा इधर उधर हो गया यहाँ पे देख लीजिएगा, सब गोले का जो केंद्र है एक ही लाइन में है, वर्टिकल से भी सेम आप देख लीजिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सभी गोले का केंद्र क्या है, एक ही लाइन में है, ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा ही कुछ होता है, क्रिस्टलीय ठोस में जो कणों की व्यवस्था होगी वो निश्चित होगी, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहला जो गुण है या सबसे पहली जो विशेषता है वो हम यही लिखेंगे कि, है ना, इसमें या इस ठोस में क्या होती है, अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे, इस ठोस में, या ऐसे लिख देंगे, इसमें अवयवी कण या अवयवी कण एक निश्चित क्रम में एक निश्चित क्रम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है जी। इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, पहला पॉइंट क्लियर है चीजें। अच्छा चलिए ठीक, सेकंड पॉइंट का अगर बारे में बात किया जाए कि सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, भाई ठीक है अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे, इसके अलावा सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें अपन, सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं, सेकंड पॉइंट आप लोग खुद बताइएगा कि जो अवयवी कण है अगर निश्चित निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे तो क्या इन अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, क्या परिवर्तित रहेगी, क्या परिवर्तित, मान लीजिए अगर अवयवी कण फिक्स ऑर्डर में है तो इनके अवयवी कणों के बीच की दूरी भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, बदलने का चांसेस नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर इन दोनों कणों के बीच के, यहां से लेकर के इन दोनों कणों के सेंटर के बीच का दूरी अगर x है तो आगे का भी दोनों कणों के बीच की दूरी का सेंटर का कितना होगा, x होगा, इसके आगे वाला का भी दूरी कितना होगा, x ही होगा, समझ में आ रहा चीजें। अगर यहां से लेकर के यहां तक का दूरी अगर x है, ये अगर दूरी x है तो नेक्स्ट आगे वाला में भी दूरी कितना होगा, x ही होगा, ये क्रिस्टलीय ठोस। तो सेकेंड पॉइंट हमको ये समझ में आया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके दो अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है ना। तो क्या बोलेंगे, इसके है ना दो निकटतम, ऐसे बोल लीजिए,
इसके दो कणों के बीच की दूरी, इसके दो, है ना, निकटतम भी यूज कर लीजिए, निकटतम, इसके दो निकटतम कणों के बीच की दूरी, निकटतम अवयवी कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहती है। अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या रहती है? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित रहती है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो इसके अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। चलिए ठीक है। तो अगर इसके अवयवी कणों के बीच की दूरी अगर निश्चित रहेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके सभी अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल भी क्या रहेगा? निश्चित होगा। क्योंकि अगर दूरी निश्चित है, दूरी फिक्स है, तो फोर्स भी निश्चित होगा। समान बल लग रहा होगा सबके बीच। अगर समान बल लग रहा है सबके बीच, तब तो दूरी जो कण है वो बराबर दूरी पर व्यवस्थित है सब। अगर सबके बीच का बल अलग अलग होता, तो जो कणों की जो व्यवस्था है वो भी क्या होती? उन सब कणों के बीच की दूरी भी क्या होती? अलग अलग होती। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए दो कण रहता, अगर इन दोनों कणों के बीच की दूरी, अगर मान ले इन दोनों कणों के बीच लगने वाला बल अगर ज्यादा होता, तो ये दोनों कण पास पास होते हैं। लेकिन अगर एक और कणों के बीच की दूरी, मतलब लगने वाला बल अगर कम होता, तो कण इससे दूर होता। समझ में आ रहा है चीज जो हम बता रहे हैं? मतलब क्या है कि अगर इसके सभी अवयवी कणों के बीच की दूरी अगर सेम है, तो इनके कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल भी सेम होगा न। तो अगर सेम नहीं होता, निश्चित नहीं होता, तो होता क्या? इसके कणों के बीच की दूरी सेम नहीं होता। क्यों जी? क्योंकि अगर दो कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता, तो कण पास पास होते। और अगर दूर, मतलब अगर मान लीजिए दो कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता, तो कण पास पास होते, और कम होता तो यही कण क्या हो जाते? दूर हो जाते। समझ में आ रहा चीजें? लेकिन यहाँ पे सब कण एकदम बराबर डिस्टेंस पे है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें इसके अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल है वो क्या है? वो निश्चित है। क्लियर है जी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसके अवयवी कणों के बीच, इसके अवयवी कणों के बीच, है ना, लगने वाला इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान निश्चित होता है। निश्चित होता है, ठीक है ना, फिक्स होता है। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात आप खुद सोचिए कि अगर इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान अगर निश्चित है ना, इसके जितने भी कण हैं, अगर सब कण के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल अगर सेम है, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए हमको इस कण को दूर दूर करना है, मतलब इस सॉलिड को हमको लिक्विड बनाना है। अगर जो क्रिस्टलेट होता है उसको सॉलिड से हमको क्या बनाना है? लिक्विड बनाना है। तो हमको बाहर से टेम्परेचर देना पड़ेगा। बाहर से क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर, मतलब उष्मा देना पड़ेगा, है ना। और जब उष्मा देंगे तो इसके जो अवयवी कण हैं वो दूर दूर होंगे, और जब दूर दूर होंगे तो इस सॉलिड से क्या बन जाएगा? लिक्विड। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। बिल्कुल होगा। लेकिन यहां समझना ये है कि जब बाहर से हम ताप देंगे, तो अगर सब कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल सेम है, तो सेम टेम्परेचर पर सब कण दूर हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? हम बोल ही रहे हैं कि सब अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल सेम है यहाँ पर, तो क्या होगा? जैसे ही इसको ताप देंगे, ताप देते जाएंगे
है ना। जब ये अपना क्वथनांक बिंदु पर पहुंचे, सॉरी द्रवणांक बिंदु पर पहुंचेगा तो होगा क्या, इसके सभी अवयवी कण दूर होना शुरू होंगे, है ना, दूर होना शुरू होंगे। और एक दूर नहीं होगा, सब एक साथ दूर होना शुरू होंगे, है ना। और ये क्या होगा, ये पूरा जो ठोस था वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, लिक्विड में, सेम। और इसको गर्म करेंगे तो लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, है ना। मतलब क्या कि अगर इसके सभी अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल अगर निश्चित है तो इसका द्रवणांक और क्वथनांक भी क्या होगा, निश्चित होगा। अरे होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। इसके साथ साथ घनत्व भी निश्चित होगा, इसका डेंसिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। डेंसिटी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे आप यहाँ का डेंसिटी बात करें, क्योंकि कणों की व्यवस्था जिस प्रकार से का यहाँ है उसी प्रकार का यहाँ है, उसी प्रकार का यहाँ है। तो चाहे आप डेंसिटी यहाँ देखें, चाहे डेंसिटी यहाँ देखें, चाहे डेंसिटी यहाँ देखें, सब जगह कणों का व्यवस्था सेम है, तो सब जगह आपको डेंसिटी भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। समझ में आ रहा है चीजें। तो थर्ड पॉइंट हमको ये समझ में आया, इसका जो द्रवणांक और क्वथनांक होता है निश्चित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल निश्चित है। क्लियर है जी। तो थर्ड पॉइंट हमको समझ में आया कि इसका जो है ना, इसका द्रवणांक, तथा क्वथनांक निश्चित होता है। क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। इसका द्रवणांक तथा क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर है चीजें। अच्छा, तीसरा हो गया पॉइंट, तीसरा, चौथा हुआ, एक दो, सॉरी ये तो तीन नहीं होगा, चौथा पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट अगर देखा जाए तो पांचवा पॉइंट क्या समझ में आ रहा है, हमने बताया कि चूंकि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल समान है, इसलिए सभी कणों के बीच की दूरी समान है। और जब सभी अवयवी कणों के बीच की दूरी समान है तो इसका घनत्व भी क्या होगा, समान। क्योंकि जिस प्रकार कणों की व्यवस्था यहां पर है उसी प्रकार यहां पर भी है। तो अगर कणों की व्यवस्था सभी जगह सेम है तो जितना डेंसिटी यहां होगा उतना ही डेंसिटी यहां पर भी होगा, होगा नहीं होगा। तो इसका जो घनत्व होता है क्रिस्टलीय ठोस का, घनत्व भी क्या होता है, निश्चित, है ना। तो पांचवा पॉइंट हमको ही समझ में आया कि इसका जो घनत्व होता है, इसका घनत्व निश्चित होता है। इसका घनत्व क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, 5 पॉइंट। छठा पॉइंट अगर बात करें अपन, ठीक है घनत्व निश्चित है, डेंसिटी निश्चित है। आगे कुछ कुछ चीजें और समझते हैं, क्या बोल रहे हैं अपन। आगे अगर बात करें, अगर मान ले इस क्रिस्टलीय ठोस को अगर आप अलग अलग दिशाओं से ऑब्जर्व करोगे, अलग अलग दिशाओं से देखोगे तो आपको इसका जो गुण है ना अलग अलग दिखाई देगा। नहीं समझ में आया। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास, मान ले एक उठाते एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल रहा, जैसे मान लीजिए सोडियम NaCl उठाते हैं, सोडियम क्लोराइड। आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड को उठाया, है ना क्या होगा, अगर हमने सोडियम क्लोराइड को उठाया NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हमने उठाया सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला, NaCl। और जब सोडियम क्लोराइड को जब आयन में तोड़ा जाता है तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव टूटता है। ये जब आयन में टूटता है तो कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अब इसे क्रिस्टल बनाते हैं, है ना, क्रिस्टल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा, यहाँ पे ठीक है, चीजों को समझिएगा ना आनंद आएगा पढ़ने में, और रटिएगा तो फिर रटते रह जाइएगा जीवन भर। तो रटना तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा स्लो है अभी स्पीड, लेकिन धीरे धीरे मेरा स्पीड जो है ना, जिस तरह से आपका फ्लो बनेगा हमारा स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ गोला बनाया है,
मान लीजिए इसमें कणों की व्यवस्था सेम है, तो मान लीजिए यहाँ पे सोडियम प्लस है, फिर यहाँ पे क्लोरीन माइनस है, फिर यहाँ पे सोडियम प्लस, फिर क्लोरीन माइनस, एक क्रिस्टल बना रहे हैं अपन। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस, फिर क्या हो जाएगा सोडियम प्लस, फिर क्लोरीन माइनस, फिर सोडियम प्लस, फिर यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस, फिर क्या हो जाएगा क्लोरीन माइनस, फिर क्या हो जाएगा सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, ऐसा कुछ है। अब आप देखिए ये पूरा ठोस है, क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। अगर आप इस क्रिस्टल को देखेंगे, अलग अलग दिशाओं से ऑब्जर्व कीजिए, इस क्रिस्टल को अलग अलग डायरेक्शन से ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कैसे, जैसे अगर इस क्रिस्टल को हम ऐसे ऑब्जर्व करें, सबसे पहले आराम से सुनिए, अगर इस क्रिस्टल को हम ऐसे ऑब्जर्व करें, इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करें, सबसे पहले इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करते हैं, इस डायरेक्शन से। तो इधर से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं क्या, इस लाइन के एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरा तरफ निगेटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ऐसा पैटर्न चल रहा है। मतलब एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरा तरफ क्या है, निगेटिव है। चलिए ठीक है, यहां से हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, इधर से ऑब्जर्व किया तो अलग मिला। अगर मान लीजिए इसी क्रिस्टल को हम यहां से ऑब्जर्व करें, आराम से देखिएगा, मस्त देखिएगा, आपको चीज समझ में आएगी। हमने इसी चीज को यहां से ऑब्जर्व किया ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा आप समझिएगा, थोड़ा सा चीजों को समझ के चलिएगा तो आपको चीजें आसान लगेंगी और चीजें समझ में भी आएगी, रटिएगा नहीं बिल्कुल, ठीक है ना। हम इस चीज को अब कहां से देख रहे हैं, यहां से नहीं, अब यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करिए, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, हमने ऐसा, अगर इधर से आप देख रहे होंगे इस क्रिस्टल को, तो आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है बाबू, हाँ दिख रहा है जी। दिख ही रहा है कि जब यहां से इस क्रिस्टल को आराम से देखिए, जब क्रिस्टल को यहां से देखा जा रहा है, यहां से देखा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एक तरफ पॉजिटिव, इस लाइन के एक तरफ पॉजिटिव निगेटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन यही चीज को यहां से अगर देखा जा रहा है, यहां से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम पा रहे हैं कि इस लाइन के एक तरफ तो पूरा पॉजिटिव आ रहा है, देखिए पॉजिटिव, और दूसरा तरफ पूरा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। लफड़ा हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। मतलब अगर हम डायरेक्शन बदल रहे हैं, डायरेक्शन बदल रहे हैं, तो इस क्रिस्टल का जो है ना प्रॉपर्टीज भी बदल जा रहा है। इधर से देखने पर कुछ और चीज दिखाई दे रहा है, इधर से देखने पर कुछ और चीज दिखाई दे रहा है। और ऐसे चीज को, ऐसे गुण को, क्रिस्टल के इस गुण को कहा जाता है विषम देशिकता। तो क्रिस्टल जो होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो विषम देशिक होते हैं। विषम देशिक क्यों होते हैं, क्योंकि जब उनको अलग अलग दिशाओं से देखा जाता है तो वे अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। सभी दिशाओं में उनका गुण सेम नहीं होता है, इसलिए वे क्या होते हैं, विषम देशिक होते हैं। तो 6 नंबर पॉइंट में हमको ये समझ में आया कि ये जो होते हैं ना, कि क्रिस्टलीय ठोस है ना, ये ठोस ठोस क्या होते हैं, विषम देशिक होते हैं, विषम देशिक होते हैं, विषम देशिक होते हैं। चलिए ठीक, विषम देशिक होते हैं, आप समझ भी गए विषम देशिकता इनका। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 6 पॉइंट अगर समझ गए तो 7 पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। तो अगर 7 पॉइंट पर अगर बढ़ेंगे, 7वां पॉइंट पे, 7वां पॉइंट क्या है, आराम से समझिए। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, हम बता दें क्या होता है, विषम देशिक होता है, तो समझ में आ गया। अगला पॉइंट पर प्रोसीड करें, तो जब क्रिस्टलीय ठोस को कोई धारदार हथियार से काटेंगे, कोई भी धारदार हथियार से काटिएगा, तो उसका जो सतह है चिकना और सपाट प्राप्त होगा। जैसे पनीर को काटे आप लोग, पनीर, तो जैसे पनीर को काटते हैं ना, ऐसे चाकू से जैसे पनीर को काटते हैं, तो पनीर को काटने पर क्या होता है, उसका सतह एकदम चिकना प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब कोई क्रिस्टलीय ठोस को काटा जाता है ना, कोई धारदार हथियार से काटा जाता है, तो इसका भी सतह क्या प्राप्त होता है, चिकना और सपाट प्राप्त होता है ना। और क्रिस्टल के इस गुण को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूर्ण विदलन। क्या होता है, पूर्ण विदलन या स्पष्ट विदलन, है ना। तो क्या होते हैं, क्या बोलेंगे कि जब क्रिस्टल को, है ना, क्रिस्टल को किसी
क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस को किसी धारदार हथियार से काटने पर, किसी धारदार हथियार से काटने पर हथियार से काटने पर उसका सतह चिकना एवं सपाट प्राप्त होता है। प्राप्त होता है अर्थात ना अर्थात क्रिस्टलीय ठोस में विदलन स्पष्ट होता है। क्रिस्टलीय ठोस में ये ठोस में है ना स्पष्ट विदलन होता है। स्पष्ट विदलन होता है। क्रिस्टलीय ठोस में कैसा विदलन होता है? स्पष्ट विदलन होता है। ये भी एक इसका प्रॉपर्टीज है, गुण है। अच्छा 7 हो गया। 8वां पे चलते हैं। 8वां अगर पॉइंट अगर देखा जाए क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में 8वां पॉइंट, तो जब क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र देखा जाता है, कौन वक्र? शीतलन वक्र। शीतलन वक्र कहने का मतलब क्या होता है कि जब मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा किया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस अगर मान लीजिए लिक्विड के फॉर्म में है और अगर उसको ठंडा किया जाता है तो इसका शीतलन वक्र असतत प्राप्त होता है। ठीक है ना? क्या प्राप्त होता है? शीतलन वक्र असतत। कैसे होता है समझाते हैं पहले। देखिए 2 तरह की शीतलन वक्र होती है, एक होता है सतत और एक होता है असतत। हालांकि चीज आगे और बढ़िया से क्लियर करेंगे हम, जब शीतलन वक्र के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तब आपको। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई भी ठोस को हम ठंडा करें, उसका तापमान के साथ, उसके तापमान के साथ अगर मान लीजिए समय के साथ तापमान लगातार गिर रहा है, इस तरह से गिर रहा है, तो इसको बोलते हैं सतत शीतलन वक्र। लेकिन अगर मान लीजिए तापमान के साथ क्या हुआ तापमान गिरा तो स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ समय के लिए रुक गया फिर गिरा, तो ये ऐसे वक्र को बोलते हैं असतत। क्लियर है ना? ये लगातार गिर रहा है तो इसको बोलेंगे सतत, और देखिए कुछ समय तक ये कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया? कांस्टेंट, तो इसको बोलेंगे असतत। बस इतना जानिए। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका शीतलन वक्र क्या होता है? असतत। क्यों असतत होता है? क्योंकि जब क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा करते हैं अपन, क्रिस्टलीय ठोस मान ले सॉलिड के फॉर्म में है ना, जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ ही बना लेते हैं हम। मान लीजिए इस पर ताप को रखें और इस पर रखें समय को, इस पर है समय, ठीक है, और इस पर क्या रखें? ताप को रखें। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें? अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई क्रिस्टलीय ठोस सॉलिड के, यहाँ पे जो कोई ठोस है ये द्रव के फॉर्म में, कोई क्रिस्टलीय ठोस के फॉर्म में, यहाँ पे द्रव है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, हम इसको धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, ताप को धीरे धीरे क्या करेंगे? कम करेंगे। तो जब ताप को धीरे धीरे कम किया जा रहा है तो क्या हो रहा है? इसका तापमान क्या हो रहा है? गिर रहा है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के, मान लीजिए तापमान गिर रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के क्या हो गया? कुछ समय के लिए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसका तापमान क्या हो गया? जैसे एक समय पे आया तो यहाँ पे इसका तापमान कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो गया, है ना, और फिर इसका तापमान गिरा, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है चीजें हम जो बता रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई द्रव था, मान लीजिए कोई क्रिस्टलीय ठोस था यहाँ पे, उसको ठंडा किया जा रहा था, तो ठंडा किया जाता है तो द्रव से क्या होगा? धीरे धीरे द्रव से सॉलिड में परिवर्तित होगा। द्रव से कुछ में बदलेगा, सॉलिड में बदलेगा। तो धीरे धीरे तापमान कम किया जा रहा था, यहाँ तक आया। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ समय तक क्या हुआ? इसका तापमान कांस्टेंट रहा और फिर जाके इसका तापमान गिरा, ऐसा कुछ हुआ। तो ये जो ग्राफ प्राप्त हो कुछ समय के लिए कांस्टेंट रह गया है ना, तो इसलिए इसका जो ग्राफ है इसको क्या बोलते हैं? असतत वक्र। क्या बोलते हैं? असतत वक्र। ऐसा कुछ हुआ। समझ में आ रहा है चीजें? समझ में आ रहा है चीजें? ऐसा कुछ हुआ। अब बर्फ के साथ ऐसा ही होता है। जब बर्फ है, बर्फ जैसे मान लीजिए बर्फ लिक्विड के फॉर्म में है, पानी के फॉर्म में है,
और पानी के फॉर्म में बर्फ है, जब उसका तापमान गिराया जाता है, तापमान को कम किया जाता है, तो बर्फ धीरे धीरे क्या होता है, सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब बर्फ अपने हिमांक बिंदु पे आ जाता है, कौन बिंदु पे, हिमांक बिंदु पे आ जाता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है ना, पानी जब अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है तो वहां पे आकर के उसका टेम्परेचर कुछ समय के लिए रुक जाता है। कब तक, जब तक कि पूरा पानी बर्फ में परिवर्तित ना हो जाए तब तक। जैसे पानी है, पानी को आप ठंडा करेंगे ठंडा करेंगे ठंडा करेंगे, धीरे धीरे बर्फ में बदलेगा बदलेगा, लेकिन जैसे ही पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही आएगा तो वहां पर उसका तापमान अगर आप घटाएंगे भी तो उसका तापमान घटेगा नहीं। कब तक नहीं घटेगा, जब तक कि वो पूरा पानी बर्फ में ना बदल जाए तब तक उसका तापमान नहीं घटेगा। वहां पे तापमान कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है ना। और इसी प्रकार गर्म करने के उपरांत होता है कि जब बर्फ पानी में पिघलता है, जब बर्फ पानी में बदलता है तो उसका तापमान बढ़ाते बढ़ाते हैं, है ना, बढ़ाते हैं, तापमान देते हैं, लेकिन जैसे ही बर्फ कहाँ आता है, जैसे ही बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, कुछ समय के लिए वो रुक जाता है तापमान। कब तक, जब तक कि पूरा बर्फ क्या हो जाए, पानी में ना परिवर्तित हो जाए तब तक, और तब फिर उसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा होता है पानी के साथ। समझ में आ रहा है चीजें। तो जो बर्फ है वो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो मतलब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का जो टेम्परेचर है, जब ठंडा किया जाता है क्रिस्टलीय ठोस को, तो उसका जो टेम्परेचर है कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाता है। कुछ समय के लिए क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, जिसके वजह से जो इसका वक्र प्राप्त होता है, जो इसका ग्राफ मिलता है, क्या मिलता है, असतत मिलता है, सतत नहीं मिलता। देखिए यहां से यहां तक ही पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र होता है असतत होता है। तो क्या लिखेंगे, इसका शीतलन वक्र, इसका शीतलन वक्र, इसका शीतलन वक्र, शीतलन वक्र असतत, असतत होता है। ठीक है ना, ये असतत वक्र है, ऐसा कुछ होता है। क्लियर है चीजें जी, समझ में आ रहा है ना। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है ना। बाकी शीतलन वक्र का चर्चा थोड़ा सा हम आगे करेंगे, जब अक्रिस्टलीय ठोस को जब पढ़ा लेंगे तब वहां पे इसका चर्चा हम करेंगे, है ना। आगे थोड़ा सा अगर आगे बढ़े हम, किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में, थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो 9 नंबर पॉइंट अगर देखें हम, 9 नंबर पॉइंट, है ना। तो 9 नंबर पॉइंट में क्या हम देख रहे हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसको वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है ना। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस बोला जाता है। इसके अलावा इसको सत्य ठोस भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको रावेदार ठोस भी कहा जाता है। तो नाम याद रखिएगा, पूछ देता है। अब एग्जाम में क्रिस्टलीय ठोस ना पूछ करके आपसे पूछ दिया रावेदार ठोस क्या है, तो आप लोग कहिएगा मास्टर साहब तो लिखवाए भी नहीं किए थे भाई, है ना। तो मास्टर साहब तो लिखवाए थे क्रिस्टलीय ठोस, लेकिन यहाँ पूछा कुछ रावेदार ठोस, अब दिक्कत हो जाएगा, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का ही दूसरा नाम क्या है, रावेदार ठोस है। समझ में आ रहा है ना। तो 9वां पॉइंट हम यही लिखेंगे कि इस ठोस को, है ना, इस ठोस को, इस ठोस को, है ना, इसी के गुण में लिख देते हैं, इस ठोस को वास्तविक ठोस, इस ठोस को वास्तविक ठोस, इस ठोस को वास्तविक ठोस कोमा, है ना, सत्य ठोस, सत्य ठोस, है ना, है ना, इस ठोस को वास्तविक ठोस, सत्य ठोस या रावेदार ठोस भी, रावेदार, रावेदार ठोस भी कहा जाता है। रावेदार ठोस भी, ठोस भी कहा जाता है ना। समझ में आ रहा चीज है। तो इस ठोस को वास्तविक ठोस, सत्य ठोस या फिर रावेदार ठोस भी कहा जाता है। कौन से ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को कहा जाता है। क्लियर चीज है। तो इतना जो बात हम लोगों ने जाना वो किसके बारे में जाना, सिर्फ हम लोगों ने जाना क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। किसके बारे में जाना, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जाना। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है वो हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है,
वैसा ठोस होता है जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है ना। जैसे जैसे भाई ये सब नाम है, हीरा, क्वार्ट्ज, सोना, चांदी, नमक, चीनी, सब जो भी है सब क्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद हमने बताया क्रिस्टलीय ठोस के गुण बताए, इसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में होगा, देखिए फिक्स पैटर्न में है। उसके बाद क्या होगा, हमने बताया कि इसके दो निकटतम अवयवी कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहती है। चाहे आप कोई भी दो निकटतम क्या उठा लीजिए, इसके अवयवी कण उठा लीजिए, इसके अवयवी कणों की दूरी क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। उसके बाद हमने पढ़ाया कि इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल निश्चित होगा। अब दूरी अपरिवर्तित होने का मतलब क्या है कि सब कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा, फिक्स होगा, निश्चित होगा। तो वही बात हमने लिखा। उसके बाद अगर अंतराण्विक आकर्षण बल निश्चित है तो इसका द्रव्यनांक क्वथनांक भी क्या होगा, निश्चित होगा, है ना। और चूंकि सभी कण एक दूसरे से समान दूरी पर है ना, इसलिए इसका घनत्व भी क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है ना। ये ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक। क्यों होते हैं विषमदैशिक, क्योंकि अलग अलग दिशाओं से देखने पर ये ठोस अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस ठोस को हम इधर से देख रहे थे तो एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव आयन, फिर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव आ रहा था, लेकिन इस साइड से जब देख रहे थे तो एक साइड पूरा पॉजिटिव आयन आया, एक साइड पूरा निगेटिव आयन आया। तो अलग अलग दिशाओं से देखने पर ये ठोस अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इस ठोस को कहा जाता है विषमदैशिक कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को जब किसी धारदार हथियार से काटा जाता है तो उसका सतह एकदम चिकना और सपाट प्राप्त होता है ना। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो विदलन होता है वो क्या होता है, स्पष्ट होता है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ाया कि जो क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र है वो क्या होता है, असतत होता है। असतत का मतलब हमने बताया है कि जब क्रिस्टलीय ठोस को ठंडा किया जाता है तो होता क्या है, एक तापमान पर आकर के कुछ समय के लिए तापमान रुक जाता है और फिर वहां से तापमान डाउन होता है ना, जिसके वजह से क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, शीतलन वक्र असतत। बाकी इस पॉइंट को हम आगे और क्लियर करेंगे जब शीतलन वक्र को बताएंगे तब, ठीक है, अभी चिंता मत कीजिएगा। उसके बाद हमने 9 नंबर पॉइंट में बताया कि जो ठोस होता है इसको वास्तविक ठोस, सत्य ठोस या रावेदार ठोस के भी कहा जाता है। तो आज हमने केवल क्रिस्टलीय ठोस को कवर किया। आप लोग प्लीज बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा, क्रिस्टलीय ठोस समझ में आया या नहीं आया। अगले क्लास में हम अक्रिस्टलीय ठोस को कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, है ना। बाकी आप लोग देखिए, एक एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, सब चीज का नोट्स बनाइए, नोट्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और आप कमेंट बॉक्स, कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, है ना। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।